इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी हम लोगों की, है ना। मिसलेनियस के मैंने सारे एग्जांपल करा दिया क्या, या कोई रह गया है? एक एग्जांपल बचा है, किसी ने किया? एग्जांपल नंबर 19 हो गया पक्का? बहुत बढ़िया, क्या कहना है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 1। ओके सुनिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसमें क्या गया है, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा कोई भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये वाला पैराबोला बनाओ। जब भी कभी आपको पैराबोला का कोई क्वेश्चन दिया हो और ये कंफर्म ना हो रहा कि कौन सा पैराबोला है, तो बट ऑब्वियस ये वाला पैराबोला होता है, समझ गए ना। यानी बेहतर मतलब आपको जब ये कंफर्म ना हो रहा हो कौन सा पैराबोला है, तो आप ये वाला बनाइए, ठीक है। तो उसने हमसे क्या बोला है कि इसकी डायमीटर कितनी है, if a parabolic reflector is 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, किया तुमने? हो गया, वेरी गुड। ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 5 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब 5 सेंटीमीटर, ये डेप्थ है इसकी, डेप्थ 5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया डायमीटर? 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो बस जल्दी से। 5,10, वेरी गुड, 5,10, बहुत बढ़िया। और ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, तो हमने मान लिया कि y² = 4ax होगा, और अगर y² = 4ax होगा तो 5,10 इसको सेटिस्फाई करेगा। 5,10 लाई ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 4a × 5, मतलब ये हो जाएगा 100 = 20a। तो a बराबर कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। a की वैल्यू 5 रख दी, तो y² बराबर क्या आ जाएगा? 4 × 5 × x। मुझे लगता है यही आंसर आ रहा होगा, y² = 20x। ओके, आंसर नहीं दिया? अच्छा सॉरी, ये तो इक्वेशन हो गई, तो फोकस निकालना, तो a आ गया, तो बस ऐसे ही आ जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फोकस हो जाएगा a,0, मतलब क्या 5,0। क्लियर? कोई डाउट है? बहुत अच्छे, आंसर नहीं दिए? अच्छा यहीं पे लाई कर जाएगा ना, क्योंकि 5,0 का मतलब यही हुआ कि यहीं पे लाई कर जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी कि जो डायमीटर उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन देखें और बता दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले कोई प्रॉब्लम? पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसने कहा द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसने कहा है द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज कैसे होते हैं? ऐसे ब्रिजेज जिनको कि लटकाया जाता है। सस्पेंशन मतलब, हाँ वेरी गुड, मतलब जैसे केबल को ऐसे करके लटका दिया गया है और उसके ऊपर कोई चीज़, समझना, वो हमने मतलब ऐसे फट्टे बना दिए और ये केबल लटका दिया, उसके ऊपर से ये गुजर रहे हैं, तो ये सस्पेंशन ब्रिज कहलाता है। क्लियर है? ओके, तो इसने कहा था केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। मतलब जो सस्पेंशन ब्रिज है उसका जो केबल है वो किस फॉर्म में हैंग कर रहा है? एक पैराबोला की फॉर्म में हैंग कर रहा है। तो मैंने जानबूझ के बड़ा सा पैराबोला बना दिया, इतने बड़े की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है ना। क्लियर? अब क्या कहा उसने? ओके जी, द रोड वे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। क्लियर है? क्या बताने की कोशिश की जा रही है? इसके नीचे, ये जो हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, इसके नीचे कोई क्या है? रोड है, और यहाँ पर हमने 2 केबल के थ्रू इसको क्या दिया है? सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने ऐसे 2 पिलर खड़े किए और ऐसे करके इन 2 पिलर से एक किनारा इधर और एक किनारा इधर उस केबल का क्या कर दिया? बांध दिया। और वो जो केबल है वो किस फॉर्म में आ गया? पैराबोलिक फॉर्म में। इतना ज़्यादा पैराबोलिक नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हल्का सा पैराबोला होगा, ऐसा सा पैराबोला होगा, ऐसा सा, समझिए ना, इस टाइप का पैराबोला होगा। बोले इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? ये नीचे की तरफ क्या हो गया आपका? रोडवे हो गया, ठीक है ना, रोडवे, ठीक है। ओके जी, अब बताओ क्या कहा इसने कि 100 मीटर लॉन्ग, द रोडवे विच इज 100 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड बाई वर्टिकल वायर attached to the cable, the longest wire being 30 meter and shortest wire being 6 meter। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ है? वेरी गुड, लॉन्गेस्ट वायर कहाँ होगा? किनारों पे होगा। तो लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ कितनी दी है? 30 मीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी कितना हो जाएगा? 30 मीटर। और शॉर्टेस्ट वायर जो इसके बीच में है ये कितना दिया है? 6 मीटर। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ फिर क्या पूछा, और क्या दिया है? बहुत बढ़िया, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अच्छा, ये कितनी दूरी है? ये 100 मीटर है, ये वाली दूरी 100 मीटर है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अब उसने हमसे कहा कि बताओ अगर मुझे इसी केबल को सपोर्ट देना पड़ जाए, कहाँ से? मिडिल से।
मिडिल से कितना दूर ले जाकर, 18 मीटर दूर ले जाकर। तो मिडिल से 18 मीटर की दूरी पर हमें कितनी ऊंचाई का क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ की बल लगाना पड़ेगा, ताकि इसको क्या किया जा सके, सपोर्ट दिया जा सके। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ ये 18 है और ये कितना है, तो हम बोलेंगे सर अच्छा आप ओरिजिन कहाँ मानोगे, बोलो यहाँ मान लूँ, ये यहाँ मान लूँ, कहाँ मान लें, यहाँ मान लें, इसके अलावा कोई और तरीका है, ये बोल रही कि यहाँ मान लीजिए, क्या यहाँ नहीं मान सकते, मान सकते हैं, ओरिजिन हम यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ माना तो वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं आएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं रह जाएगा, कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, एक जनरल पैराबोला बन जाएगा। बिना बात क्यों मुसीबत बढ़ानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो ना तो बेहतर रहेगा, यानी कि आपको बेहतर रहेगा कि इस किनारे से ये मानिए आप क्या एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए क्या वाई एक्सिस। चिंता मत करिए कि सर सारा मामला तो नीचे पड़ा हुआ है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऊपर कैसे मान ली, फायदा क्या मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो भी। अभी बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब मेरे हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर, ये अभी भी तो यहाँ 18 ही होगी और ये मान लेता हूँ ये कितनी होगी h, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 18, h। मुझे पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 मीटर पहले से ही है, बस h की वैल्यू और निकालो तो 6 + h कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, कोई मुश्किल नहीं है, खाली खाली लगता है बस। अभी बताओ तो पैराबोला कौन सा वाला पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन बता दो क्या होती है, तो हम बोलेंगे सर वो होती है x² = 4ay, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है ना शायद, 3rd है, ओके 3rd क्वेश्चन, ठीक है, मिसलिनियस का 3rd। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहेंगे, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी x² = 4ay, क्लियर है। और हम बोलेंगे अब 18, h लाई ऑन, अभी भी कोई फायदा नहीं है, बोलो क्यों, अभी तो ए भी नहीं पता हमें, तो पहले तो ए पता कर लो। ए कैसे पता करेंगे बताओ, ए पता करने का रास्ता बताओ तो मैं खुश हो जाऊंगा आपसे। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ जी सर कर रहा है। अब अगर ये पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो बस मुझे। यहाँ से लेके यहाँ तक 50, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 50, और ये ऊपर कितना, वेरी गुड, ये पूरा 30 है ना, पूरा यहाँ से ले, ये देखो पूरा कितना है बच्चे 30 है, नीचे नीचे 6 है, तो ऊपर ऊपर कितना बचेगा सर, ये 24 बचेगा, ये कितना बचेगा 24, तो यहाँ से लेके ये 50 और ये 24, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 50, 24, 50, 24। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया, नहीं देवस नहीं समझ पा रहे हो पक्का, बहुत अच्छे। तो हम बोलेंगे सर 50, 24 लाई ऑन द पैराबोला, लाई ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने रखा x की जगह पर कितना 50 का स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई की जगह पर 24, ये हो जाएगा आपका 2500 = 24 × 5 = 120, 120 a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2500/120, कितना आएगा कुछ पता चल रहा है क्या, ये आएगा नहीं 250/12 मतलब 125/6, ये आएगा ना। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, ठीक है। अभी ए की वैल्यू आई, ऊपर उठा के रख दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x² = 4ay, 4ay यही बनेगी। इसको भी कटा दिया 2, इसको कटा दिया 3, तो मतलब ये आ जाएगा 250/3y। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो। 4a × 24, अच्छा वो तो होता 120 क्या सोच के लिखा, 24 × 5 = 120 होता है, 24 5 जा 120 होता है, 5 जा, ठीक है बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा 96a, तो ये अपॉन में यहाँ कितना जाएगा 96, ठीक है। ये मैंने क्या सोच के लिखा था भाई, कुछ समझ नहीं आया मुझे, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। अब बताओ कटाए कितना आएगा इसको, 625/24, वेरी गुड। चलो जी, अब हम कहेंगे सर a आ गया इतना, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगी x² = 4ay, 4a बताओ कितना है 625/24 इंटू y, बताओ y नहीं, y रहने दो बस, हो गया। तो ये हो जाएगा x² बराबर, ये अभी भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनेगा, चलो कटा देते हैं 625/6y, ये बना मेरा पैराबोला। अब इस पैराबोला की इक्वेशन बन जाने के बाद आपको जो मन करे वो पॉइंट निकाल सकते हो,
बस उसका एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो मेरे को इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है 18, h वो कहाँ लाई करेगा, 18, h लाई ऑन द पैराबोला। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जिस बच्चे की समझ में आने लगते हैं ना, मेरी नज़र में वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट कहलाता है, जिनको ये क्वेश्चन समझ में, स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन की ये वाली एक्सरसाइज जिसकी समझ में आई है, मान के चलिए कि वो अच्छा स्टूडेंट है मैथ्स का। समझ लो ना, इतना आसान नहीं है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन और ये, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसीजरल क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें आप देख रहे हो, जब से हमने कल से मिसलेनियस से क्वेश्चन शुरू कर दिया ना, तो कोई प्रोसीजरल क्वेश्चन नहीं है। हालांकि इसमें फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से पता है, क्या कि जैसे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा करके वो पक्का उसकी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई, उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कुछ बातें पहले से पता है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अभी ये 18, h लाई ऑन द पैराबोला, इसलिए इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये इसका ये था ना आंसर। ओके, चलो अब बताओ क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पर कितना रखेंगे, 18 का स्क्वायर बराबर 4a, y की जगह पर h, ये आ गया आपका 18 × 18 अपॉन में 4, a भी तो है, a की भी तो वैल्यू है हमारे पास। अब ये क्या रख रहा हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ ना इसमें, x² बराबर 625/6 इंटू h, ये होगा। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 18 × 6 अपॉन में 625। बोला ऐसा कुछ आएगा क्या, बहुत अच्छा। क्या बच्चे, ये मेरा पैराबोला है ना, सीधे सीधे यही पैराबोला बना है ना मेरा, तो मैंने उठा के पैराबोला में x की जगह पे रख दिया 18, y की जगह पे रख दिया h, सॉल्व किया, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी आई, पक्का 3.11, मान लूँ तुम्हारी बात, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर मैच किया तो तुम्हारा, बहुत बढ़िया। ये आ गया h की वैल्यू कितनी, 3.11। अगर h की वैल्यू 3.11 है तो फिर इसका सीधा मतलब है कि हमें जो केबल लेना पड़ेगा वो कितना होगा, बोलो, हाइट ऑफ द केबल, हाइट ऑफ द केबल कितनी हो जाएगी सर, 6 + 3.11, मतलब आंसर आएगा लगभग 9.11, ठीक है ना, 9.11, ये याद आ गया, बहुत अच्छे, 9.11 मीटर, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आप बस खाली देखते रह गए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक फ़ायदा कुछ है नहीं, खाली देखने भर से काम नहीं चलना है, आपको मन से समझना है, चीज़ों को समझना है। आयुष, बात समझ में आ रही है, कल की क्लास ना होने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, ओके। चलो बताओ जल्दी से, किसी को डाउट है, नहीं, नोट डाउन करना हो तो जल्दी कर लो तेरी के साथ। देखो ध्यान लगाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में ना थोड़ा सा ध्यान लगाना है और काम हो जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना क्या कहा, एन आर्क, हालांकि इसमें आर्च लिखा उसमें आर्क लिख रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। तो आप सोच रहे थे कि सर ये अगर मेरा इलिप्स है तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसी के अबाउट कट करेंगे उसको, और अगर उसके अबाउट कट करेंगे तो ये जो आर्क दिख रही है ना, ये जो आर्क दिख रही है आपको, इसका जिक्र कर रहा है वो, इसको आधा माना उसने, नीचे वाली को आधा मान लो, ऊपर वाली को आधा मान लो, मतलब कुछ इस तरह का इलिप्स है। समझ में आ रही बात ना, ये ऐसे है बात, इसकी बात कर रहा है, इस सेमी इलिप्स की। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 8 मीटर है, विड्थ कितनी है, 8 मीटर, क्लियर है। अगर विड्थ 8 मीटर है और वहीं पर सेंटर पर, ये इसका सेंटर लाई करेगा, यहाँ कहाँ सेंटर लाई करेगा बोलो, ये हो जाएगी इसकी मेजर एक्सिस, ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी, मेजर एक्सिस, और ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आप मुझे, ये क्या हो जाएगा, ये कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, 8 मीटर। अगर ये 8 मीटर है और ये कितनी है, 2 मीटर, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, 2 मीटर, क्लियर। तो इससे हमें जानकारी मिल गई कि 2a की वैल्यू कितनी हो गई, समझो यही तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई, 2a = 8, मतलब a = 4, क्लियर। और b की वैल्यू ही सीधे मिल गई 2, b की वैल्यू कितनी, 2। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी आपकी x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 2 का स्क्वायर = 1। तो बस कितना आ जाएगा, x² / 16 प्लस y² / 4 = 1। अब बताओ, इसने कहा इस किनारे से यहाँ से कितना दूर, 1.5 मीटर दूर, यहाँ से 1.5 मीटर दूर, बताइए कितनी हाइट होगी किसकी, इलिप्स की। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये मेरा ओरिजिन है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, 6.5। तो हम चलेंगे सर, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6.5, h, हमने इसको h मान लिया, और बस h की वैल्यू ही बस खाली निकालनी है, बस h की वैल्यू ही निकालनी है, पूरी नहीं निकालनी है, समझिए ना, मतलब डबल h नहीं करना है, बस खाली h की ही निकालनी है वैल्यू, वही आंसर होगा। तो हम कहेंगे 6.5, h लाई ऑन इलिप्स,
लाई ऑन एलिप्स, इसलिए इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 6.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस h का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने पे सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब शिवांश बात समझ में आएगी नहीं, नहीं है ना, आगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नोट करो इसको और जरा वैल्यू निकाल के बताओ आज की कितनी आई है ना। यहां देखो ध्यान से बच्चे, यहां पर हमने क्या कहा 6.5, कौन कह रहा है इसको 6.5, ये पूरी 8 है, इस पूरी में से 1.5 घटाया हमने तो बच्चा 8.5। वाह क्या बात है, गधों वाली बात है। ये कितना है 4, तो इस 4 को आप देखिए, इसको खत्म कर रहे हैं हम, यहाँ से हटा रहे हैं इसको, ठीक है ना, पूरे को हटा देते हैं, यहाँ से पूरे को हटा देते हैं। बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बताओ, अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पूरा कितना है 4 है और ये 1.5 है, तो ये कितनी बचेगी 2.5, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2.5, h। आप निकालो वैल्यू, कितनी बार इसको कम गलत करवाओगे भाई। 2.5, h लाई ऑन द एलिप्स, ये इस एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। अब तो ठीक है आर्या, पक्का, बहुत अच्छे। तो कहाँ लाई करेगा, एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ 16 है, ये 16 इज इक्वल टू 1। चलो उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। बताओ 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 अपॉन 16 प्लस h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। बताओ सब कैल्शियम, इन दोनों कैल्शियम 16, ये हो जाएगा 6.25 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4h स्क्वायर बराबर कितना 1। ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 16 बराबर 4h स्क्वायर प्लस 6.25 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ जाएगा 4h स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 6.25, बताइए कितना आएगा, कितना आ रहा है अल्टीमेट आंसर, बिल्कुल लास्ट आंसर। एक बार मैच कराओ, 16 में 6.25 का कितना बचा 9.75 भाई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही बचा था तुम्हारा 4h स्क्वायर, ये बचा था 9, यही तभी तो आ रहा है तुम्हारा इतना अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हो भाई, बुरी बात, बहुत बुरी बातों में से एक बात है। अगर कभी भी आप इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो बस तो फिर आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना, गलत बात। अभी बताओ h स्क्वायर कितना जाएगा भाई, अपनी मर्जी से सारे काम मत करो बच्चों, अपॉन में 4, बताओ कट के कितना जाएगा। हाँ 10 तो मान भी सकते हैं, एक बार 9 कैसे मान सकते हैं, एक बार मान सकते हैं 10 होगा। मैं जान रहा हूँ, लालच नहीं करना चाहिए, गलत बात, लालच बहुत बुरी बला होती है, ठीक है ना, ठीक है। अभी बताओ इसको डिवाइड करके कितना आएगा 2 पॉइंट, बताओ जल्दी से 2 पॉइंट कितना आएगा 2.2 के ऊपर आएगा 2.43, वेरी गुड। चलिए 2.43 ये आ गया h स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ जाएगी √2.43, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, बताइए कितना आएगा 1.56, ये कहना चाह रहे हो ना, बहुत अच्छे, आ गया आंसर, खत्म बात। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं, एनीवन जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो, क्रेश कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर, बहुत अच्छे। वो भी सेमी इलिप्स है, लेकिन वो इस तरह का इलिप्स है, वो एक्चुअली मैं तुम्हें समझा सकती है, सही बोला ना आपको कि गेट के ऊपर अक्सर क्या बनाई जाती हैं, जैसे हम कोई विंडो वगैरह बनवाते हैं तो कुछ विंडो तो होती है चौकोर विंडो, है ना आजकल, लेकिन जो हमारे घरों में कुछ लोग ऐसी विंडो बनवाते हैं ऐसी वाली कि पहले चौकोर बनवा देंगे ऐसे, उसके ऊपर फिर ये आर्क बनवाते हैं। ये जो आर्क बनती है ये हमेशा सर्कल नहीं होती, सर्कुलर आर्क तो बहुत बेकार लगेगी। अगर किसके ऊपर, हाँ स्क्वायर के ऊपर क्यों नहीं, बताओ ना क्यों ऐसा क्यों, नहीं बच्चे क्या बात कर रहे हो, मैंने कह दिया ये स्क्वायर है, ये रहा मेरा स्क्वायर, अब मेरी मर्जी है मैं उसके ऊपर ऐसी इलिप्स बना दूं, इसमें क्या दिक्कत है, और ये इसी के ऊपर मैं ये भी बना सकता हूँ, ये इसमें क्या दिक्कत है, तो सेमी सर्कल थोड़ी ना हुआ, नहीं समझे भाई, ये तो कोड का भी काम कर सकते हैं ना उस सर्कल के। अब ये सर्कल पूरा ऐसे जाके होगा, है ना, क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ शर्तें होंगी उसमें, बिना किसी कंडीशन के नहीं हो सकता। आप कहो कि सर मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर जो मैं गोलाई बनाऊंगा वो हमेशा सर्कल बनेगी, ये नहीं हो सकता, कोई रूल है, कोई थ्योरम है, नहीं, ऐसे कोई थ्योरम नहीं है। अब वो एक मैंने फिर कहा ना, आपको अच्छा क्या लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई ऐसे बनवाता है शेप, जरूरी थोड़ा है कि वो आर्क ऐसी वाली आर्क बनाएगा, बहुत से लोग ऐसे बनवाते हैं हट नुमा, मतलब जो झोपड़ी नुमा होती हैं, ठीक है ना, आपने पहले ऐसे स्क्वायर बना दिया, उसके ऊपर ऐसे करके मुड़वा देंगे तो वो आपकी जो है ना थोड़ी ऐसी लगेंगी, ट्रायंगुलर शेप में होंगी, क्लियर है ना। अच्छा ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ हुआ है, ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी कंस्ट्रक्शन में तो हुआ है,
ज्योमेट्री का हमने सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया है? चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने में ही किया है, उनकी शेप डिसाइड करने में ही किया है, अच्छी बनाने के लिए किया है कि जनरली ऐसी शेप में रहेगा तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। क्लियर ना? तो अच्छा लगाने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो फिर ज्योमेट्री अच्छी होनी, ये नहीं कि कुछ भी कहीं से बना दिया। ठीक है ना? अभी बढ़ जाए आगे। ठीक, और बताओ, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या बहुत देर लगा रहे हो? बहुत देर लगाते हो तुम शिवांश। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि किसी पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है। ठीक है ना? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला। ठीक है जी। पहली बात, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल है। किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? सर पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है। मान लेते हैं कि ये मेरा पैराबोला है, इस पैराबोला के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। और किस तरह से बनाया गया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल? कि उसका एक वर्टेक्स, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स उस पैराबोला के वर्टेक्स पर ही लाई कर रहा है। पहले तो बताओ मुझे, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है? इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजिन पर। यही होगा, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी आपकी वाई डैश, ये आपका एक्स डैश। तो बताओ ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? कुछ नहीं पता अभी, है ना? अभी थोड़ी पता हमें भाई, दिया थोड़ी, कुछ भी नहीं दिया, बस हमने मान लिया कि ये कोई पैराबोला है और इस पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, शायद कितनी दी है? y² = 4ax। यही वाला पैराबोला दिया है जो मैंने बनाया है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? उसने कहा एक पैराबोला के अंदर, जैसे सर्कल के अंदर बनाए जाते थे ना ट्रायंगल, वैसे ही अब की बार हमने क्या किया? पैराबोला के अंदर बनाया है ट्रायंगल। तो पैराबोला के अंदर अगर ट्रायंगल बनाया, और किस हिसाब से बनाया कि उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स उस पैराबोला के वर्टेक्स पर ही लाई कर रहा है। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है? यहाँ है। और जो ट्रायंगल में बना रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका वर्टेक्स भी यहीं पर होगा। इसका मतलब ये रहा, नहीं समझे? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। क्लियर है? मैंने क्या किया? इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया। उस ट्रायंगल की खासियत यह है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर है? और साथ ही साथ उसने कहा उसका एक वर्टेक्स, उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है? जहां पैराबोला का वर्टेक्स लाई कर रहा है। ऐसा ही बोला है, कराया ना? आ गया याद? मैंने कराया है, मुझे याद, मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ों को। मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? जिसमें L√3 कुछ करके आया था, L के टर्म्स में था क्वेश्चन। दिमाग नहीं लगाते हो, पैराबोला वाली एक्सरसाइज में कराया होगा। देखो, तो एन इक्विलैटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। ओके जी, वेयर वन वर्ड कराया ना? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। इसमें कुछ दिया होगा, थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं। एट द वर्टेक्स फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसने कहा हमसे इस ट्रायंगल की, यही सेम क्वेश्चन है, हमसे इस ट्रायंगल की साइड पूछी है। मैंने मान लिया इस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? L। ठीक है? तो फिर अगर इसकी साइड L है तो फिर ये वाली जो लंबाई, ये क्या है? ये क्या कहलाएगी इस ट्रायंगल की? हाइट। और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। सेम क्वेश्चन कराया यार, याद आ गया मुझे, है ना? ये मैं इसीलिए मैं कहता हूँ तुम भूल जाते हो। देखो कमाल की बात, कैसे बच्चे हैं ये, कि मतलब जिन्होंने पढ़ा वो भूल गए, जिसने पढ़ाया और उसके बाद उसने कितनी चीज़ें पढ़ा दी। तुम्हें भी पढ़ाया, 11th 12th वालों को भी पढ़ाया, उसके बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाया, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तभी तो कह रहा हूँ, देख के मैंने करा दिया क्वेश्चन। देखो h कितना हो जाएगा? √3/2l। अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर मैं सवाल कर बैठूं आपसे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अभी भी बता दो तो मुझे खुशी होगी। मैंने ये मान लिया कि इस ट्रायंगल की जो लेंथ है, साइड है, वो कितनी है? L है, L। वेरी गुड। रूट ये पूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। क्यों हो जाएगी L? सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये भी L, ये भी L और ये भी L। और अगर ये तीनों L होंगी तो फिर इसका मतलब ये ऊपर वाली L/2 होगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? y² = 4ax। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3/2l, L/2। लो जी, हो गया काम। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताओ ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम बोलेंगे कि सर √3/2l, L/2 लाई ऑन द पैराबोला, हैंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है ना? क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा किसको? इक्वेशन को। हैंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, चलो जी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? बोलो। तो हम कहेंगे सर y की जगह पे क्या रखेंगे? बताओ भाई। L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। x की जगह पर क्या रख देंगे? √3/2l। नहीं समझे? यहां से l की वैल्यू a के टर्म्स में निकालेंगे, वही आंसर होगा। मैंने बोला भी था कि आंसर a के टर्म्स में आएगा, उस समय भी a के टर्म्स में ही आंसर आया था।
बहुत ये अफसोस की बात है कि आप क्वेश्चन को कराने के बाद भी भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको दोबारा पूछना है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, आपको नहीं आया दोबारा पूछिए, लेकिन यही याद नहीं रह गया कि ऐसा क्वेश्चन किया हमने, तो इसका मतलब आपका माइंड क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से एल की वैल्यू निकल आएगी ना, बहुत अच्छे। एल की वैल्यू निकालनी है, अभी एक एल से एक एल कटा दो, बस एल बचा। अरे करवा ही देता हूँ, हटाओ यार। बताओ कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4√3/2 एल ए। इस एल से ये एल कैंसिल, बताइए कितना आ जाएगा। हम बोलेंगे सर ये आ जाएगा l/4 बराबर, ये आ जाएगा कितना 2√3a। ये अरे यार क्या गजब, यही तो आंसर आया था। l बराबर कितना 4 2 8 8√3a, 8√3a आ गया क्वेश्चन। समझ गए? चलो नोट करो जल्दी से, फिर नया क्वेश्चन करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई 8√3a, ठीक है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल से शुरू कर रहे हैं आप वापस, ठीक है ना। मतलब मेरी तरफ से यानी कि एनसीईआरटी का आप कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। आप मुझसे इससे आगे कोई जब क्वेश्चन पूछ नहीं रहे तो मैं मान ले रहा हूं कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई आपकी। अब मैं वापस फिर से सर्कल से शुरू कर रहा हूं और एक क्लास अभी आपको मिल जाएगी आराम से उसी के लिए कि आप सर्कल से लेकर लास्ट तक के जनरल क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना। क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल of radius 5 unit, radius 5 unit, okay. Find the equation of a circle of radius 5 unit touches the coordinate 5 unit which lies within the circle, which lies within the circle, कराया क्या ये भी, which lies within the circle, which line विद इन द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं, फिर से कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y प्लस 14x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ना। एंड टचेज द गिवन सर्कल एट पॉइंट -1,3 एंड टचेज द गिवन सर्कल एट पॉइंट, टचेज द गिवन सर्कल एट पॉइंट -1,3। इस पॉइंट पर टच कर रहा है। बताइए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को एक बार पढ़कर समझने की कोशिश करिए और बताइए मुझे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तब तक एक अच्छा क्वेश्चन देख ले रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। वेरी गुड। इसने कहा एक सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है जो कि इसको कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। जहाँ ये टच कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने, -1,3। और इस सर्कल का सेंटर बताओ पहले कहाँ लाई करेगा। जिस सर्कल के अंदर ये लाई कर रहा है उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा। तो हमने कहा सर इसकी कंपैरिजन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बताओ क्या हो जाएगा, 2gx बराबर 14, 2g बराबर 14, इसका मतलब g बराबर कितना जाएगा 7। 2f बराबर बताओ जल्दी से, 2f बराबर 10, f बराबर कितना जाएगा 5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -7, -5। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए -7, -5। बिल्कुल सही। चलो जी और बताओ क्या बताया है, इसके अलावा क्या दिया है, नहीं समझ पा रही हो। हाँ वेरी गुड, -7, -5, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 5 यूनिट, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया है कि ये सर्कल इसको यहां पर टच कर रहा है। किस पॉइंट पर टच कर रहा है, -1,3 पर टच कर रहा है। बताइए क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। हाँ बोलो बच्चे, मुझे इस वाले सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। क्या निकाल लेंगे, हाँ कैसे, कहाँ पर चल गए बच्चे, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हुए ना। मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, पता कैसे चलेगा। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कितनी आ रही है 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट आ रही है तो समझो ये यहीं पे टच करेगा, समझ गए ना। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ रही है इन दोनों पॉइंट की
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दिए गए दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, बोलो कितनी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आया, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8 माइनस के 8 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 36 प्लस 64, मतलब कितना आ गया 10। मतलब इस सेंटर, ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 10। अगर इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो फिर छोटे वाले सर्कल की डायमीटर कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल यहाँ से नहीं बनेगा, बल्कि कैसे बनेगा, इसको टच करता हुआ यहाँ से बनेगा ऐसे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब ये जो है इस सेंटर हो गया बाहर वाले का, और ये पॉइंट हो गया, और इस अंदर वाले का सेंटर इनके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट पे। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, बताओ कितना आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया h, k, बताओ क्या हो जाएगा, h बराबर -7 माइनस ऑफ -1 अपॉन 2, कितना आएगा ये प्लस होता है ना बीच में, हाँ -7 प्लस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -8/2, कट के कितना जाएगा -4, k बराबर कितना जाएगा -5 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके -4, -1, और रेडियस आपको मिली गई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, ध्यान देने रहे कुछ बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच, एच मतलब माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1, y माइनस -1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 25। खत्म करो, देखो जरा ऐसा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को वहां से पढ़ने समझ में आएगा, पता कैसे, देखो आप देखो कैसे पढ़ना होता है एज ए स्टूडेंट। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। पहली बात तो इतने कोई पढ़ के बस रुक जाओ, ये नहीं कि एकदम हम एक अखबार पढ़ रहे हैं बस पढ़े चले जा रहे हैं पढ़े चले जा रहे हैं, नहीं नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, अच्छा जी हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो दिमाग में सबसे पहले बैठाओ कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो आपका दिमाग एकदम आपको जवाब देगा कि आपको सर्कल का सेंटर चाहिए होगा और सर्कल की रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, पहले अपने मन को ये समझाना है कि हाँ क्या चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा और रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, फिर ये समझाने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि कैसे करके सेंटर और रेडियस पता कर लें। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा अब आगे पढ़ेंगे क्या डेटा दिया है, ये तो हमें पता चलेगा कि निकालना क्या है। सर्कल की इक्वेशन तो बाद में निकलेगी, पहले क्या निकलेगा पता तो होना चाहिए, सेंटर क्या है रेडियस क्या है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अब मैंने क्या किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट। चलो जी, बिना टेंशन के उसने रेडियस हमें बिना टेंशन के दे दी कि रेडियस कितनी है उस सर्कल की जो हमें निकालना है, उसकी रेडियस 5 यूनिट है, समझ रहे हो ना। तो रेडियस तो मिल गई सर, उसकी चिंता खत्म। बचा क्या, सर्कल का सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसको पता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 यूनिट विच लाइज विद इन द सर्कल, जो कि लाई कर रहा है एक सर्कल के अंदर। हमें उस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है जो एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, अंदर। ठीक है, चलो जी, अंदर लाई करने के मामले में तो अंदर लाई करने के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, एज ए स्टूडेंट सोचो कि अगर वहां तक पढ़ूंगा तो मुझे जानकारी मिली कि अंदर लाई कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है, अंदर लाई करने वाला सर्कल तो ऐसा भी हो सकता है। तो अंदर लाई कर रहा है ये दिमाग में बैठा लो, फिर आगे पढ़ो। हमने कहा एक सर्कल जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, उसकी रेडियस 5 यूनिट है और वो इस वाले सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कहा, एंड टचेस द गिवन सर्कल, इस दिए गए सर्कल को वो टच कर रहा है। एज ए स्टूडेंट समझा रहा हूं, एज ए टीचर नहीं। मतलब एक स्टूडेंट होता, मैं अगर स्टूडेंट होता तो कैसे इस क्वेश्चन की रीड को तोड़ता, कैसे इस क्वेश्चन को अपने सामने झुकाता, समझ में आ रही बात ना, नहीं तो क्वेश्चन हमें ही परेशान कर देते हैं, समझ गए। तो फिर इसने कहा टचेस द गिवन सर्कल एट पॉइंट -1,3, इसका मतलब वो सर्कल जो अंदर बनाया गया है वो बाहर वाले सर्कल को टच कर रहा है। अब अंदर कोई सर्कल बना और बाहर वाले को टच कर रहा हो तो बाहर से तो टच करेगा नहीं, अंदर से ही टच करेगा। समझ में आ रही बात, मैं इस कमरे के अंदर रह के इसकी दीवारों को टच करूं तो अंदर ही टच करूंगा ना, बाहर थोड़ी टच कर दूंगा, समझ गए। इसका मतलब वो जो सर्कल मुझे बनाना है वो अब ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा सर, इसको कट मार दूंगा अपने दिमाग में। फिर वो सर्कल कैसा बनेगा, बड़ा सर्कल ये बना दिया, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना दिया। अभी मुझे ये तक नहीं पता था कि उसका सेंटर इसकी सर्कमफ्रेंस पे आएगा या नहीं आएगा, मैंने इसीलिए पहले छोटा बनाया था, मुझे नहीं पता था। क्लियर हो गया,
तो मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया अंदर जो कि बाहर वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है सर, -1,3 पर टच कर रहा है। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो, पक्का। अब बताओ क्या करेंगे। अब हमने कहा सर हम इस सर्कल का सेंटर पता करना चाहेंगे, तो इस सर्कल का सेंटर पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, h, k के कोऑर्डिनेट। वो कैसे निकलेंगे सर, वो कैसे निकलेंगे। तो हमने कहा हमें जो 2 पॉइंट हमारे पास हैं उनके हेल्प से कैसे भी करके निकालना है। ये लड़के ध्यान लगाओ अभी सर, है ना। तो मैंने पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, उससे मुझे एक बेहतरीन आइडिया मिल गया। और वो बेहतरीन आइडिया क्या मिला कि इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो डायमीटर है वो बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे ही जाके मिलेगी। कैसे, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी दी है 5, इसकी रेडियस कितनी दी है अंदर वाले सर्कल की 5, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 10। इसका मतलब है कि डायमीटर 10 के इक्वल होगी। अगर 10 के इक्वल है तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, और वो सर्कल यानी बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहां लाई करेगा। बड़े सर्कल का सेंटर यहां है, छोटे सर्कल की का एक पॉइंट ये दे दिया, उसका सेंटर इसके बीच में है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो मैंने भैया इन दोनों के मिड पॉइंट की हेल्प से क्या पता कर लिया, छोटे वाले सर्कल का सेंटर पता कर लिया। रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने आंसर लगाया, मतलब फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब कहाँ बच्चे मेरे प्यारे, ये h, k मैंने क्यों माना पहले तो ये बताओ। जो छोटा वाला सर्कल है मैंने उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, h, k। इतना मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, यानी डायमीटर के इक्वल। तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, सेंटर। डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है ना। तो इसका मतलब ये दो डायमीटर के दो एंड है और उनका मिड पॉइंट मुझे निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है, x1 + x2/2, x1 + x2/2 बराबर h, y1 + y2/2 बराबर k। मिड पॉइंट निकालने के लिए ये तो फॉर्मूला लगाते थे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये तो सबने पढ़ा है, तो बाय वाले बच्चे भी जानते हैं। क्लियर। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सॉल्व के यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। रेडियस हमारे पास पहले से थी, फॉर्मूले में रख दिया। कौन से वाले फॉर्मूले में, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। अब बताओ कोई डाउट हो तो, पक्का। जब तक दिमाग से नहीं पढ़ोगे बच्चे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा सब कुछ, जब तक दिमाग से नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना। ओके चलिए, मुझे लगता है इतना काफी है फिलहाल के लिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अब आप जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछने के फेज में आएंगे मजा नहीं आएगा। आते ही मुझे सबसे पहले, अब कल कोई क्वेश्चन नहीं सुनना है आपसे, सबसे पहले आते मुझे याद दिला देना कि सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ना है आपको। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन अपनी जगह से शिफ्ट कर जाए तो कोऑर्डिनेट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात सर, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़नी है हमने, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ओके, अब बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर भी आपके लिए एक ऑप्शन छोड़ रहा हूं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 या 11.1 जो भी आपके बुक के हिसाब से दी गई है, उसका पहले क्वेश्चन से लगाना शुरू करिए लास्ट तक। जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आराम से आ जा रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो उसको टिक कर लीजिए, पूछ लो अभी भी। यार कौन इतना जोर देगा आपसे कि बार बार आके पूछो पूछो पूछो। आप पूछ ही नहीं रहे, नहीं पूछेंगे तो दिक्कत में आएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिलहाल आज के लिए मैथ्स में इतना काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर, ठीक है।